हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ विजिट। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 लीगल स्टडीज़ एनसीईआरटी यूनिट 1 जुडिशरी। अगर हम बात करें जुडिशरी की तो इसके अंदर जो हम कवर करने वाले हैं दैट विल बी द हिस्ट्री ऑफ द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम इन इंडिया, साथ में स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी इन इंडिया, jurisdiction of the Supreme Court of India, jurisdiction of the High Courts, working of subordinate courts, hierarchy of judicial system in India, role of tribunals, concept of judicial review and scope of judicial review। तो ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव चैप्टर है और यूनिट है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर एक ही चैप्टर है जुडिशरी। इसके अंदर हम डिटेल में समझेंगे जुडिशरी को। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। ये अगर हमारी गवर्नमेंट है तो इट हैज़ 3 ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, then executive and then we have judiciary। लेजिस्लेचर का टास्क होता है टू इनैक्ट लॉज। फिर अगर हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, इसका टास्क होता है टू इम्प्लीमेंट लॉज। एंड जुडिशरी का टास्क होता है टू एडजुडिकेट डिस्प्यूट्स प्लस interpret laws in case of ambiguity। ठीक है, तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉज को बनाना, इनैक्ट करना, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी के 2 काम होते हैं, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको एडजुडिकेट करना यानी कि सॉल्व करना, एंड साथ ही अगर कोई लॉ के अंदर कन्फ्यूजन है, एम्बिग्विटी है, तो उसको रिजॉल्व करना। तो उस केस के अंदर जुडिशरी लॉ को इंटरप्रेट करती है। तो ये 3 जो तरह के हमारे ऑर्गन्स हैं और उसमें जुडिशरी का रोल ये है। तो इस बैकग्राउंड में आइए हम स्टार्ट करते हैं जुडिशरी को। पहला सब टॉपिक है स्ट्रक्चर, हिरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो ये बेसिकली कहता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, संविधान है जो हमारा, वो ले आउट करता है फ्रेमवर्क ऑफ द इंडियन जुडिशियल सिस्टम। इंडिया ने फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है लॉ इनैक्टिंग पावर को बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी एस्टैब्लिश किया है जिसमें कोर्ट्स हैं जो कि एडमिनिस्टर करती हैं बोथ सेंट्रल एंड स्टेट लॉज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी। आइए इस बात को समझते हैं कि यहाँ पर जो ऑथर है वो कहना क्या चाह रहा है। हम ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है, हम सबको पता है इट इज़ क्वाज़ी फेडरल, राइट। क्वाज़ी फेडरल का मतलब क्या होता है? इट इज़ फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। अब हमारी गवर्नमेंट फेडरल कैसे है? फेडरल का मतलब होता है देयर इज़ द डिवीजन ऑफ पावर, ठीक है जी। डिवीजन ऑफ पावर किस में होगी? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। एंड लेटर ऑन 73rd और 74th अमेंडमेंट से इसके अंदर लोकल गवर्नमेंट भी आ गई थी, ठीक है। तो बेसिकली देयर इज़ डिवीजन ऑफ पावर। डिवीजन ऑफ पावर का मतलब क्या है कि एक हमारे पास शेड्यूल 7 है, उसके अंदर 3 तरह की लिस्ट दी हुई हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। ये सब हम जानते हैं कि शेड्यूल 7 के अंदर 3 तरह की लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसके ऊपर पार्लियामेंट लॉज बनाता है, स्टेट लिस्ट के ऊपर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसके ऊपर दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाते हैं। लेकिन अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो ये बात होगी हमारी लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बारे में। लेकिन अगर हम बात करते हैं जुडिशरी की तो हमारे पास क्या है? एक सिंगल इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ जुडिशरी है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे हाई कोर्ट, उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आ जाती हैं हमारी। ये एक पूरी हिरार्की है। अब इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि लॉ यूनियन लिस्ट में आता है, स्टेट लिस्ट में आता है या कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सारी की सारी कोर्ट्स इन तीनों तरीके के लॉ को एडमिनिस्टर करती है। तो कहने का मतलब क्या है? हमारे पास एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जिसके अंदर स्टेट लॉज भी और यूनियन लॉज भी दोनों को इम्प्लीमेंट या दोनों को एडजुडिकेट किया जाता है। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि ऑल्दो हमारी एक फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है जिसके अंदर लॉ बनाने की और इम्प्लीमेंट करने की पावर डिस्ट्रीब्यूटेड है बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करते हैं तो हमारा एक कॉमन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो कि एडमिनिस्टर करता है बोथ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट लॉज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं हम। नेक्स्ट बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज़ लोकेटेड इन न्यू दिल्ली
और इसको एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है क्योंकि इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, क्योंकि ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है तो इट इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया। उसके नीचे बहुत सारी हमारी हाई कोर्ट्स आ जाती हैं एंड हाई कोर्ट्स के बाद आ जाती है हमारी डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, जिनको हम लोअर कोर्ट्स भी कहते हैं। तो इसके अलावा अगर हम इस जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो कुछ पर्टिकुलर तरीके के क्लेम को एजुडिकेट करने के लिए हमने स्पेशलाइज्ड ट्राइब्यूनल भी बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स से रिलेटेड मैटर्स को डील करने के लिए हमने इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है। इन्वायरमेंट के मैटर्स को डील करने के लिए हमने इन्वायरमेंटल ट्राइब्यूनल बनाया हुआ है जिसको हम नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कहते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो स्पेशलाइज्ड डिस्प्यूट हैं उनके लिए हमने अलग से ट्राइब्यूनल बनाए हैं ताकि हमारी जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसका बोझ जो है वो कम हो सके एंड स्पेशलाइजेशन लाई जा सके उन स्पेशलाइज मैटर से डील करने के लिए। तो ये हमारा पहला चीज़ है स्ट्रक्चर हियरार्की ऑफ कोर्ट्स एंड लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो अभी तक आप आई होप समझ गए होंगे। अभी तक हमने दो बात मेन देखी है कि जो हमारा फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है उसके अंदर सेंट्रल और स्टेट लॉज को बनाने की पावर और इम्प्लीमेंट करने की पावर अलग अलग है। यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। लेकिन अगर हम जुडिशरी की बात करें तो हमारे पास एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है जो हर तरह के लॉ, या सेंट्रल लॉ हो चाहे स्टेट लॉ हो, उन दोनों को एडमिनिस्टर करता है। और हमारी हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट जो न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। उसके नीचे हमारी हर स्टेट में अलग अलग हाई कोर्ट आती है एंड उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिनको हम लोअर कोर्ट भी कहते हैं। अभी हम इन सारी कोर्ट्स को डिटेल में आगे समझेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें तो इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 28 जनवरी 1950। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डेट बहुत बार पूछी जाती है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश हुई थी 28 जनवरी 1950 को। आपको याद रखना है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है दैट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950। तो उसके 2 दिन बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट बीइंग में आई थी 28 जनवरी 1950 को। इसने रिप्लेस किया था 2 चीज़ों को, एक तो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एंड जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल जो इससे पहले एपेक्स होती थी इंडियन कोर्ट सिस्टम की अंडर द कॉलोनियल एरा। तो मैं एक बात आपको समझाता हूँ, बड़े ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करते हैं हमारी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया की, यानी कि प्री इंडिपेंडेंस इंडिया की अगर हम बात करते हैं आज़ादी से पहले, तो इंडिया के अंदर 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। अब उस रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार एक सुप्रीम कोर्ट बनाई, ठीक है। उसके बाद ये सिस्टम चला हमारा अप टिल 1861। 1861 के अंदर हमारी सुप्रीम कोर्ट हटाकर हाई कोर्ट्स बना दी गई। 1935 तक ये सिस्टम चला जिसमें देयर वाज नो सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ हाई कोर्ट थी। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है एंड फेडरल कोर्ट बनाई जाती है, ठीक है जी। तो इंडिया के अंदर एक फेडरल कोर्ट बनाई जाती है जिसको कौन रिप्लेस कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि सुप्रीम कोर्ट फेडरल कोर्ट को रिप्लेस कर रही है। अब क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल क्या है ना। तो 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फेडरल कोर्ट बनाई गई तो फेडरल कोर्ट की अपील जाती थी प्रिवी काउंसिल में विच वॉज लोकेटेड इन लंडन। कहने का मतलब यह है कि जो फेडरल कोर्ट थी दैट वाज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, उसकी अपील भी जाती थी, कहाँ जाती थी? प्रिवी काउंसिल लंदन में। तो अब सुप्रीम कोर्ट इंडिया के आज़ाद होने के बाद जो जनवरी 28, 1950 को बनी है दैट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की अपील कहीं और नहीं जाती, इसलिए हम कह रहे हैं कि फेडरल कोर्ट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवी काउंसिल या जुडिशियल कमेटी ऑफ प्रिवी काउंसिल को भी क्या किया है? रिप्लेस किया है या सब्स्टिट्यूट किया है। तो नाउ द डिफरेंस बिटवीन, अगर आपसे कोई पूछे कि फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में डिफरेंस क्या है, द मेजर डिफरेंस इज दैट द फेडरल कोर्ट वाज नॉट द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील बट सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट की अपील कहीं नहीं जाती, जबकि फेडरल कोर्ट की अपील जुडिशियल कमेटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल में जाती थी जो कि लंदन में सिचुएटेड था। अब हम बात करते हैं कि हमारे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ कितनी है। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इनैक्ट हुआ तो उसकी स्ट्रेंथ थी 1950 में 7 जजेस प्लस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 7 + 1 कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु इज़ द सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज। इसके अलावा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को पावर देता है, वो जजेस को इंक्रीज कर सकता है आने वाले टाइम में। तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्ट्स इनैक्ट होने के कारण प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो हमारी सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ है 33 + 1 हो गए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दैट इज 34 टोटल जजेस। तो उसके लिए पार्लियामेंट टाइम टू टाइम एक एक्ट पास करता है जिससे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ती है। जो लेटेस्ट एक्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल ऑफ 2019, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ बढ़ाई गई थी
अगस्त 5 2019 को इस एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया था और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ जो थी, पहले 30 जजेस थी एक्सक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि 30+1, एंड अब ये बन गई है 33+1। तो नाउ टोटल स्ट्रेंथ एट प्रेजेंट इज 34। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हु हैज़ द पावर टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, देन द आंसर विल बी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट एक एक्ट इनैक्ट करता है एंड उस एक्ट के अकॉर्डिंग ही सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है। तो आई होप आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में सब क्लियर हो गया होगा। सुप्रीम कोर्ट के बारे में अभी तक हमने देखा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन व्हेन 28 जनवरी 1950। इसने रिप्लेस किया फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को एज वेल एज जुडिशियल कमिटी ऑफ द प्रिवी काउंसिल को, और अब ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है। 1950 में इसकी स्ट्रेंथ थी 7 जजेस +1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। प्रेजेंटली इसकी स्ट्रेंथ है 34, 33+1, एंड पावर किसके पास है जजेस को बढ़ाने की, दैट इज विद द पार्लियामेंट। एंड लेटेस्ट एक्ट जिससे स्ट्रेंथ बढ़ी है सुप्रीम कोर्ट की, दैट इज सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट बिल ऑफ 19। फिर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट की। इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। अब हमको पता है कि स्टेट जो है इंडिया में दैट आर मोर देन 25, तो कहने का मतलब ये है कि देयर कैन बी 1 हाई कोर्ट फॉर मोर देन 1 स्टेट। ठीक है, इसका हमारे पास सबसे अच्छा एग्जांपल है पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ये जो हाई कोर्ट है एक कॉमन हाई कोर्ट है पूरे पंजाब की, पूरे हरियाणा की एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ की। ठीक है, तो इंडिया की बात करें तो 25 हाई कोर्ट्स हैं एट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी लेवल। हर हाई कोर्ट की अपनी ज्यूरिसडिक्शन है ओवर द स्टेट, यूनियन टेरिटरी और ग्रुप ऑफ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज। तो इसका मतलब ये है कि एक हाई कोर्ट की ज्यूरिसडिक्शन एक स्टेट से ज़्यादा भी हो सकती है। हाई कोर्ट के नीचे हिरार्की है लोअर कोर्ट्स की, जो कि सिविल कोर्ट्स और क्रिमिनल कोर्ट्स के रूप में फंक्शन कर रही हैं, और स्पेशलाइज ट्राइब्यूनल जो हमने देखा ऑलरेडी, दे आर अपार्ट फ्रॉम द इंटीग्रेटेड जुडिशरी, जिनको एक स्पेशलाइजेशन होती है ताकि जुडिशरी का बर्डन कम हो सके एंड उन स्पेशलाइज तरीके के डिस्प्यूट्स को हैंडल किया जा सके। जो मद्रास हाई कोर्ट है चेन्नई में, बॉम्बे हाई कोर्ट है मुंबई में, कलकत्ता हाई कोर्ट है कोलकाता में, एंड इलाहाबाद हाई कोर्ट है इलाहाबाद में। ये 4 पहली हाई कोर्ट थी इंडिया की। तो मैंने बताया था आपको हाई कोर्ट पहली बार बनी थी 1861 में। फिर हम बात करते हैं जो आंध्रा हाई कोर्ट और तेलंगाना हाई कोर्ट हैं, ये न्यूएस्ट हाई कोर्ट्स हैं जो कि 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 से बनी हैं। ठीक है जी, अब चलते हैं हम आगे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। तो कोर्ट्स जो फंक्शन करती हैं हाई कोर्ट्स के बिलो, उनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट जुडिशरी। तो एक बात आप याद रखिएगा, जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी हाई कोर्ट के नीचे उसको हम कहते हैं, इसमें डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आती हैं। हर स्टेट को डिवाइड किया जाता है जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसको हम कहते हैं डिवीजन, एंड उनको प्रिसाइड करते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ कि मान लीजिए सबसे ऊपर आ गई आपकी सुप्रीम कोर्ट, देन आ गई आपकी हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का लेवल है नेशनल, हाई कोर्ट का लेवल है स्टेट, राइट। उसके नीचे आ जाती है हमारे पास सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फिर आ जाएंगे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, एंड उसके नीचे आ जाएंगे हमारे पास चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, JM फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, राइट। अब अगर आप देखेंगे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मैंने लिखा है, तो स्टेट के अंदर जैसे अगर मान लीजिए ये हमारा एक स्टेट है, तो इसके अंदर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ये हरियाणा स्टेट है, तो ये हरियाणा की अलग अलग डिस्ट्रिक्ट होगी। फॉर एग्जांपल ये पंचकुला, देन वी कैन हैव पानीपत, वी मे हैव गुड़गांव, वी मे हैव अम्बाला। ठीक है, तो एक हरियाणा स्टेट के अंदर बहुत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को डिसाइड करने के लिए जुडिशियल लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट होती है उनको हम टर्म यूज़ करते हैं डिवीजन। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि हर डिवीजन का एक सेशन जज होता है। फॉर एवरी डिवीजन देयर इज 1 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। ठीक है, अब जब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की बात करते हैं, हम कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऑल्दो ही इज़ 1 जज, एक ही जज है जो डिस्ट्रिक्ट जज भी है, सेशन जज भी है। जब वो सिविल केसेस को हैंडल करते हैं तब उनको हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एंड जब हम क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं तब हम उनको कहते हैं सेशन जज। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम यही कहना चाह रहे हैं, द जज इज नोन एज डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन ही प्रिजाइड्स ओवर अ सिविल केस एंड द सेशन जज व्हेन ही प्रिजाइड्स ओवर अ क्रिमिनल केस। तो वही एक जज है, जब सिविल केस को हैंडल करते हैं तब हम उनको क्या कह देते हैं? हम उनको कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, एंड जब वो क्रिमिनल केस को हैंडल करते हैं तब उनको हम कह देते हैं सेशन जज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड एक डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होता है, बहुत सारे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते हैं, देन चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, JMIC, JM2C, इसको हम आगे अभी डिस्कस करेंगे।
डिस्ट्रिक्ट जज की अगर हम बात करें तो उसको मेट्रोपॉलिटन सेशन जज भी कहा जाता है जब वो एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में काम करते हैं जो कि मेट्रोपॉलिटन एरिया में सिचुएटेड हो और उसको डेजिग्नेट किया हो बाय द स्टेट गवर्नमेंट। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का कंसेप्ट है दैट वाज अ पार्ट ऑफ CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। लेकिन जब BNSS आया, BNSS क्या है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, जिसने CRPC को रिप्लेस किया है, अब मेट्रोपॉलिटन एरिया का कंसेप्ट जो है वो हमारी क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस से हटा दिया गया है। ठीक है जी। फिर अब हम चलते हैं डिस्ट्रिक्ट जजेस को वर्किंग विद डिस्ट्रिक्ट जजेस में भी वर्किंग विद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जजेस डिपेंडिंग अपॉन द जुडिशियल वर्कलोड। तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जजेस के नीचे कौन होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। फिर हम देखते हैं द डिस्ट्रिक्ट जज इज द हाईएस्ट जुडिशियल अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट जज। तो हमने देखा सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो कि डिवीजन लेवल पे है। इट इज़ द हाईएस्ट अथॉरिटी बिलो अ हाई कोर्ट जज। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की अगर हम बात करें तो वो एपेलेट जुरिडिक्शन भी होती है उसकी और सुपरविजन होती है और ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिलो इट। सिविल साइड पे जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं बिलो द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वो होती हैं जूनियर सिविल जज, फिर प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज कोर्ट, सीनियर सिविल जज कोर्ट जिनको हम सब कोर्ट्स कहते हैं। और सबऑर्डिनेट कोर्ट क्रिमिनल साइड की अगर हम बात करें असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़ा, तो सेकंड क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मैजिस्ट्रेट एंड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। तो इसको अभी हम वाया टेबल एक अच्छे तरीके से समझेंगे आने वाली अभी लेक्चर में। तो अभी आप इसको चिंता ना करिए, मैं आपको समझाऊंगा कि सिविल साइड पर और क्रिमिनल साइड पर एग्जैक्टली हमारी हियरार्की क्या होती है, बहुत ईजी वे में। अब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करें तो देयर आर डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। डिस्ट्रिक्ट मुंसिफ कोर्ट्स भी होती हैं जो इस हियरार्की का पार्ट हैं। ये लोएस्ट होती हैं और ये सिविल नेचर के डिस्प्यूट्स को हैंडल करती हैं और ये यूजुअली कंट्रोल की जाती हैं बाय द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट। अब बात करते हैं पेक्यूनरी लिमिट की। तो कोर्ट की जो एबिलिटी होती है टू हियर अ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्टिकुलर क्लेम और द अमाउंट ऑफ क्लेम, उसको हम कहते हैं पेक्यूनरी लिमिट। पेक्यूनरी लिमिट का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो इट इज़ द मॉनिटरी लिमिट। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक कोर्ट की लिमिट मान लो 1 लाख है। ठीक है, तो 1 लाख से बड़ा डिस्प्यूट वो कोर्ट हैंडल या फिर सुन नहीं सकती, उसको ऊपर वाली कोर्ट में भेज दिया जाएगा। सिमिलरली अगली कोर्ट की जो मॉनिटरी लिमिट या फिर पेक्यूनरी लिमिट वो 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ तक का डिस्प्यूट वो सुन सकती है, लेकिन अगर डिस्प्यूट 1 करोड़ के बियॉन्ड है तो वो अगेन ऊपर वाली कोर्ट में भेज दिया जाएगा। तो जो पेक्यूनरी लिमिट होती है वो डिटरमाइन कौन करती है, दैट इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि जो पेक्यूनरी लिमिट है, पेक्यूनरी जो लिमिट है उसको कौन डिटरमाइन करता है, इट इज डिटरमाइंड और नोटिफाइड बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। तो आई होप आपको क्लियर हो गई होगी हियरार्की। बेसिक सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं। अभी जो हियरार्की एग्जैक्टली है हर तरह के जजेस की सिविल साइड पे, क्रिमिनल साइड पे, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब हम बात करते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन जुडिशरी। पहला है इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन। तो देखो हम 2 तरह की कंट्रीज़ को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉडल। एक होती है कॉमन लॉ कंट्री एंड दूसरी होती है सिविल लॉ कंट्री। अब देखो कॉमन लॉ कंट्री का जो सबसे बेसिक फीचर है उसमें ये फीचर है कि जितने भी उनकी कोर्ट्स डिसीजन देते हैं, जजमेंट देते हैं, ऑर्डर देते हैं, वो ऑर्डर, डिसीजन और जजमेंट बाइंडिंग होते हैं ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। फॉर एग्जांपल अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है दैट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स इन इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट। अगर हाई कोर्ट है, मान लीजिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट है, तो उसके जजमेंट्स, डिसीजंस और ऑर्डर्स बाइंडिंग होंगे विद इन इट्स टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, यानी कि पंजाब और हरियाणा की जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं उसके ऊपर उनके डिसीजन बाइंडिंग होंगे। तो इनको हम, इस डॉक्ट्रिन को हम कहते हैं स्टेयर डिसाइसिस, और ये दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 141 के अंडर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि कॉमन लॉ कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि वहाँ पर जो जजेस होते हैं दैट हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ लॉ। वो क्रिएट कैसे करते हैं लॉ, क्योंकि वो अलग अलग जजमेंट देते हैं, लॉ को इंटरप्रेट करते हैं एंड वो जजमेंट बाइंडिंग मानी जाती है ऑन ऑल द कोर्ट्स बिलो इट। तो एक तरह से इट हेल्प्स इन द क्रिएशन ऑफ लॉ एज वेल एज द डेवलपमेंट ऑफ लॉ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ लॉ एंड डेवलपमेंट ऑफ लॉज। ठीक है, तो कोर्ट एक तरह से वाइटल रोल प्ले करती है इन क्रिएटिंग लॉज, खासकर वहाँ पर जहाँ पर कोई गैप हो लॉ के अंदर और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव उस गैप को इनैक्ट करने में फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था पहले भी कि जुडिशरी का काम है, अगर कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी एम्बिग्विटी है लॉ में, तो उसको इंटरप्रेट करने का काम भी जुडिशरी का है। तो thus apart from administering civil and criminal justice, courts and judges serve a vital function in the federal setup of the country. How? By interpreting the law and creating law whenever there is a requirement. ठीक है, तो ये तो होगी हमारी सिविल लॉ, कॉमन लॉ कंट्री की बात, जिसका एग्जांपल हो जाएगा इंडिया एज वेल एज यूके।
ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे मॉडल के ऑपोजिट एक मॉडल है जिसको हम कहते हैं सिविल लॉ सिस्टम, जो कि फॉलो किया जाता है कंट्रीज में जैसे कि जर्मनी, रशिया एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप। ठीक है। तो जो मेन डिफरेंस है कॉमन लॉ और सिविल लॉ कंट्रीज में वो है विद रिस्पेक्ट टू द सोर्स ऑफ लॉ। तो अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो इट इज़ बेस्ड ऑन वन थिंग, दैट इज सोर्स ऑफ लॉ। हमने देखा कि जो कॉमन लॉ कंट्रीज है उसके अंदर क्या था, जजेस भी, जुडिशरी भी लॉज बना रही थी थ्रू डिसीजंस, ऑर्डर्स एंड जजमेंट। लेकिन सिविल लॉ के अंदर ऐसा नहीं है, यहाँ पर केवल लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के पास ही पावर है टू क्रिएट लॉज एंड रूल्स। तो फर्क ये आता है कि कॉमन लॉ कंट्रीज जो हैं जैसे कि इंडिया या फिर यूनाइटेड किंगडम, उसके अंदर जुडिशरी का रोल जो है वो ज़्यादा है और उनको भी लॉ मेकिंग पावर इनडायरेक्टली दी गई है। लेकिन सिविल लॉ कंट्री जैसे कि जर्मनी, रशिया एंड कॉन्टिनेंटल यूरोप, उसके अंदर उनके पास ये पावर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ही लॉ बना सकता है। आई होप आपको क्लियर है इंडिया एज अ कॉमन लॉ जुरिस्डिक्शन। अब हम आगे चलते हैं एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का एक और फीचर है कि इंडिया फॉलो करता है एडवर्सेरियल मॉडल ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट्स एंड नॉट इंक्विजिटोरियल मॉडल फॉलोड इन सेवरल सिविल लॉ कंट्रीज। तो अब हम देखते हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा। हमने पहले क्लासीफाई किए मॉडल दो तरह से, कौन कौन से, कॉमन लॉ एंड सिविल लॉ। अब हम कर रहे हैं इसको एडवर्सेरियल एंड इनक्विजिटोरियल, राइट। अब इंडिया फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इंडिया फॉलो, एडवर्सेरियल। ठीक है जी। अब एडवर्सेरियल रोल के अंदर, मॉडल के अंदर जो लॉयर्स हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू जजेस। तो होता क्या कि मान लीजिए एक लॉयर है A1, एक लॉयर है B1, राइट, एंड यहाँ पर जो जज है उनका नाम है X। अब एडवर्सेरियल सिस्टम के अंदर जो X है ही विल बी अ न्यूट्रल जज, राइट। अब जो एक साइड की पार्टी है A1, एक साइड के लॉयर हैं B1, ये दोनों अपने आर्ग्यूमेंट्स, एविडेंसेस, सारा कुछ जजेस को बताएंगे। जज एक न्यूट्रल पर्सन होगा जो लॉयर्स के द्वारा बताई गई बात के ऊपर अपना एक डिसीजन देगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है, जो लॉयर्स का रोल है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जज न्यूट्रल है, वो सिर्फ मेरिट्स के बेसिस के ऊपर डिसीजन देने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज, ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस विच इज प्रेजेंटेड बिफोर हिम बाय द लॉयर्स ऑफ बोथ द साइड। तो यहाँ पर रोल किसका ज़्यादा है, A1 एंड B1 का, जो कि क्या है, लॉयर्स हैं। लॉयर्स का रोल ज़्यादा है, जज का रोल क्या है, ही इज़ ओनली अ न्यूट्रल जज। वो कोई इंक्वायरी नहीं करने वाला, वो सिर्फ दोनों तरफ के आर्गूमेंट्स को सुनकर अपना डिसीजन देने वाला है। ऑन द अदर हैंड अगर हम इंक्विजिटोरियल सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे जजेस जो हैं दे आर मोर प्रोएक्टिव। ठीक है। उधर क्या होता है, वो न्यूट्रल जजेस नहीं होते, उनके पास राइट होता है टू इंक्वायर एंड प्रोब इनटू द मैटर मच लाइक अ पुलिस। तो वहाँ पर जो जजेस हैं उनका रोल बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उसके कारण लॉयर्स का रोल जो है वो कम होता है, जजेस का रोल ज़्यादा होता है। लेकिन वहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है इंक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर, क्योंकि जजेस का रोल बहुत ज़्यादा होता है तो देयर आर चांसेस के जजेस जो हैं वो बायस हो जाएं एंड उनका डिसीजन जो है वो फेयर ना हो। तो इंडिया क्या फॉलो करती है, इंडिया फॉलो करती है एडवर्सेरियल सिस्टम। एडवर्सेरियल सिस्टम में अगर हम सिंपल टर्म्स में समझे, लॉयर्स का रोल ज़्यादा है। जज कौन है, जज एक न्यूट्रल पर्सन है जो कोई भी अपना फालतू का प्रोब या फिर इन्वेस्टिगेशन नहीं करने वाला है, वो सिर्फ दोनों साइड को सुनकर अपना फैसला देने वाला है। ऑन द अदर हैंड इंक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर क्या है, इंक्विजिटोरियल सिस्टम के अंदर जजेस जो हैं दे प्ले अ प्रो एक्टिव रोल। वो इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ पुलिस, और लॉयर्स का रोल वहाँ पर कम हो जाता है। तो अगर हम सेलिएंट फीचर्स की बात करें तो इंडिया इज अ कॉमन लॉ कंट्री। कॉमन लॉ कंट्री का मतलब क्या था कि इंडिया में जो जजेस हैं वो भी लॉ बना रहे हैं इनडायरेक्टली, उनका जो लॉ है दैट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ऑन द अदर हैंड इंडिया इज ऑल्सो अ एडवर्सेरियल लॉ कंट्री। एडवर्सेरियल सिस्टम ऑफ एडजुडिकेशन का क्या मतलब है कि लॉयर्स का रोल ज़्यादा है एंड जजेस आर मियर न्यूट्रल जजेस जो कि फेयर डिसीजन देते हैं। आई होप आपको अभी तक सब क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये हिरार्की है हमारी, उसके नीचे हाई कोर्ट, यहाँ पर मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स हैं सिविल क्रिमिनल, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट है सिविल क्रिमिनल। इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। आइए अब हम देखते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज लीगल ऑफिसर्स इन इंडिया। तो सर्टेन लीगल ऑफिसर्स भी हैं हमारे पास यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पे, जिनका काम होता है एडवाइस करना एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। हमने देखा कि लेजिस्लेचर का काम क्या था, इनैक्ट करना लॉज को। फिर हमने देखा एग्जीक्यूटिव का काम क्या था, टू इम्प्लीमेंट द लॉज। एंड देन वी हैड जुडिशरी का काम क्या था, एडजुडिकेट करना डिस्प्यूट्स को एंड इंटरप्रेट करना लॉज को। ठीक है। अब हमें पता है कि लॉ जो है बहुत ही वाइड फील्ड है एंड लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी तीनों ही उसके एम्बिट के अंदर आती हैं। अब हमें पता है कि एक और बात है कि जो कोर्ट के अंदर केसेस चलते हैं उसमें सबसे ज़्यादा केसेस जो होते हैं दैट इज़ यूजुअली अगेंस्ट द गवर्नमेंट यानी कि एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब एग्जीक्यूटिव जो है ही इज़ नॉट स्पेशलाइज इन लॉ, क्योंकि वो स्पेशलाइज नहीं है लॉ में, तो एक हमने प्रोविज़न बनाया हुआ है, कुछ लीगल ऑफिसर्स रखे हुए हैं
यूनियन लेवल पर और स्टेट लेवल पर, जिनका काम है एडवाइस करना इस एग्जीक्यूटिव ऑर्गन को ताकि वो उन केसेस को इफेक्टिवली हैंडल कर सके। तो अब हम बात करते हैं उन लीगल ऑफिसर्स की। अगर हम बात करते हैं यूनियन लेवल की तो हमारे पास है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द कंट्री। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, सबसे हाईएस्ट लीगल ऑफिसर है हमारी कंट्री का। और इसको अपॉइंट कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करते हैं अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैंने बोला अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सामने निकल के आती है, दैट इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। जो भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल से क्रिएट हो रही है दैट विल बी टर्म्ड एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये कहते हैं कि ही कैन होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यूजुअली होता क्या है, इसको सरकार अपॉइंट करती है अपनी विम्स एंड फैंसीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एनडीए की गवर्नमेंट है तो एनडीए अपना एक पर्सन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली व्हेन द गवर्नमेंट विल चेंज, कोई और गवर्नमेंट पावर में आएगी तो ही विल रिजाइन। तो अटॉर्नी जनरल की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? ही मस्ट बी क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट जज की क्वालिफिकेशन है वो उनके पास होनी चाहिए। उनके पास एडिक्वेट लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए, या फिर वो कभी उन्होंने एज अ जज सर्व करना होना चाहिए एज मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंपॉर्टेंट बात एक और आती है कि जो फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे? MC स्टालवर्ट। तो ये आपने याद रखना है, हु वाज द फर्स्ट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया? MC स्टालवर्ट। अब क्वेश्चन एक और आप मेरे से पूछ सकते हो कि सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन है। फर्स्टली यू शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर आप इंडिया के सिटीजन नहीं हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं। सेकेंडली आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है? दैट यू शुड बी अ हाई कोर्ट जज फॉर एटलीस्ट 5 years. Third, you should be advocate for 10 years. And lastly, you can be an eminent jurist. ये क्वालिफिकेशन हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनने के लिए भी आपको वही क्वालिफिकेशन पूरी करनी जरूरी है जो कि एक सुप्रीम कोर्ट जज के लिए रिक्वायर्ड है। अटॉर्नी जनरल का काम क्या होता है? वो एडवाइस देते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लीगल मैटर्स के ऊपर जो उनको रेफर किए जाते हैं, असाइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। वो बाकी सारे फंक्शंस करता है, ड्यूटीज़ करते हैं लीगल कैरेक्टर की जो भी उनको प्रेसिडेंट देते हैं या फिर कॉन्स्टिट्यूशन या कोई और लॉ प्रोवाइड करता है। ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान उनके पास राइट टू ऑडियंस है इन ऑल द कोर्ट्स इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो इंडिया की किसी भी कोर्ट में जाके राइट टू ऑडियंस है, सुन सकते हैं प्रोसीडिंग्स को। उनके पास राइट टू स्पीक है और टेक पार्ट है इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड देयर ज्वाइंट सिटिंग बट विदाउट राइट टू ऑफ वोट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अटॉर्नी जनरल के पास अधिकार है कि वो लोकसभा और राज्यसभा यानी कि दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाकर बैठ सकते हैं, उनकी प्रोसीडिंग्स को सुन सकते हैं, वहां पर अपना विचार व्यक्त भी कर सकते हैं, लेकिन वो राइट टू वोट उनके पास नहीं है, वो वोट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज़, उनके पास राइट टू ऑडियंस है इन ऑल द कोर्ट्स ऑफ इंडिया, वो किसी भी कोर्ट में जाकर बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं। सेकेंडली, वो लोकसभा और राज्यसभा में भी जाकर बैठ सकते हैं, लेकिन वहाँ पर उनके पास राइट टू स्पीक तो है, लेकिन ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू वोट। सिमिलरली जो भी कमेटी बनाई जाती है पार्लियामेंट की, उसके अंदर भी जिनमें उनका नाम उनको मेंबर बनाया जाता है वो वहाँ पर जा सकते हैं, लेकिन अगेन उनके पास राइट टू वोट नहीं है। उनको सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज़ मिलती हैं जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट आते हैं। ही हैज़ द राइट टू ऑडियंस, सेकेंडली ही हैज़ द राइट टू टेक पार्ट लोकसभा, राज्यसभा एज वेल एज कमिटीज़, एंड थर्डली वो एंजॉय करते हैं प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एज आर अवेलेबल टू whom a member of parliament. इन डिस्चार्ज ऑफ इस फंक्शन अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करते हैं सॉलिसिटर जनरल और 4 एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और जो सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं दैट आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गवर्न्ड बाय द रूल्स इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि क्वेश्चन आता है कि आपके सामने कि इज द अटॉर्नी जनरल अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? यस, अटॉर्नी जनरल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 76 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट इज नॉट इनेक्टेड और क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपने याद रखना है कि अटॉर्नी जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल या फिर एडिशनल सॉलिसिटर जनरल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। फिर आता है हमारे पास एडवोकेट जनरल, राइट। सिमिलर टू द अटॉर्नी जनरल एट द लेवल ऑफ यूनियन, यूनियन लेवल पे कौन था? ये हो गया हमारा यूनियन का लेवल, यहाँ पे आ गया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आ जाता है हमारा स्टेट लेवल, स्टेट लेवल पे आ जाते हैं हमारे एडवोकेट जनरल, ठीक है।
एडवोकेट जनरल एक सीनियर लॉ ऑफिसर होता है जो लीगल एडवाइजर होता है टू द स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल पंजाब का अलग एजी होगा एडवोकेट जनरल, हरियाणा का अलग एजी होगा, लेकिन पूरे इंडिया का एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल एक ही होगा। इट इज़ क्रिएटेड बाय आर्टिकल 165 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका मतलब ये है कि ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट कर रहा था? उनको अपॉइंट कर रहे थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। एडवोकेट जनरल जो है वो चीफ लीगल एडवाइजर होते हैं स्टेट के और लीगल करेक्टर की ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं, इंक्लूडिंग रिप्रेजेंटिंग द स्टेट बिफोर द कोर्ट्स आइदर थ्रू हिमसेल्फ और थ्रू द लॉ ऑफिसर्स और प्लीडर्स अपॉइंटेड बाय द स्टेट। तो यानी कि जो स्टेट के अगेंस्ट जितनी भी लिटिगेशन है उसको कौन हैंडल करता है? एडवोकेट जनरल करता है हाई कोर्ट में। क्वालिफिकेशन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की क्या थी? उनकी थी दैट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ सुप्रीम कोर्ट जज। यहाँ पर स्टेट लेवल पर है तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है? ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम अ हाई कोर्ट जज। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है? सिमिलर टू दैट ऑफ अ हाई कोर्ट जज। अगेन ऑफिस होल्ड करते हैं टिल द प्लेजर ऑफ द गवर्नर, जो उनकी नेचर ऑफ रेम्यूनरेशन भी डिसाइड करता है। तो अगेन कोई बात आ गई है कि जब तक सरकार रहेगी तब तक एडवोकेट जनरल रहेंगे, नई सरकार आएगी तो वो ऑटोमेटिकली रिजाइन कर एक नए एडवोकेट जनरल सामने आएंगे। एडिशनल एडवोकेट जनरल भी अपॉइंट किए जाते हैं टू असिस्ट द ऑफिस ऑफ द एडवोकेट जनरल। अगेन दे आर नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अगर बात करें तो सिर्फ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यूनियन लेवल पर और एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया एट द लेवल ऑफ द स्टेट।